तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और ये आज पार्ट तीसरा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग। और पार्ट दूसरा मैंने प्रकाश का अपवर्तन बहुत अच्छे तरीके से, प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, अगले पार्ट 2 में, ठीक है, पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। उसमें प्रकाश कहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसके बेसिक रूल में सबसे अच्छे तरीके से डिस्कस किया हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। इसके बाद पार्ट 3 में उसके आगे से चलेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण। ठीक है, वो पार्ट 2 देख लीजिएगा, उसके जस्ट आगे इसको लिखिएगा। ठीक है, तो अब इसमें पार्ट 3 में पहले आया समतल दर्पण। ठीक है, अब समतल दर्पण क्या होता है ये जानिए। तो वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। किसी भी दर्पण का अगर परावर्तक पृष्ठ समतल हो तो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। जैसे आप लोग शीशा देखते हो, एकदम बिल्कुल क्या होता है? समतल दर्पण होता है। ठीक है, तो आप लोग क्लियर होना चाहिए परिभाषा एकदम आप लोगों को कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो, क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाता है। सिंपल। अब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, मतलब कि समतल दर्पण में अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, वो किस प्रकार बन सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं। और नोट कीजिए आप लोग हेडिंग डाल के कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा सीधा और आभासी होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सदा क्या होता है? सीधा होता है और क्या होता है? आभासी होता है। ठीक है, ये पहली विशेषता है समतल दर्पण की। दे देता है पेपर में कि समतल दर्पण की, जो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या ज्ञात कीजिए? विशेषताएं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? सदा सीधा और आभासी होता है। आप शीशा में देखते हैं तो सीधा ही नहीं दिखाई देता, उल्टा थोड़ी दिखाई देता है कि आपका पैर ऊपर दिखाई देने लगेगा और मूड़ी नीचे दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ थोड़ी होता है। जैसा फेसअप रहता है वैसा ही दिखाई देता है। ठीक है, तो समतल द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है सदा सीधा और क्या होता है? आभासी होता है। दूसरा विशेषता इसका यह है कि प्रतिबिंब का जो साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। ये भी बिल्कुल बात सही है। जितना हम लोग का साइज होगा उतना ही साइज वो दिखाएगा। ठीक है, मतलब जितना आईना में आपका जितना फेस, जैसे आप अपना चेहरा देखते हैं तो जितना आपका बड़ा चेहरा होता है उतना ही चेहरा आपको दिखाता है शीशा में। ठीक है, और पीछे और दूर हट जाएंगे, पूरा अपना शरीर देखेंगे तो जितना आपका शरीर रहेगा पूरा शरीर आपको दिखाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो वस्तु के साइज के क्या होता है? बराबर। जितना वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा साइज उसका बनता है, प्रतिबिंब बनता है मतलब। ठीक है, क्लियर। यह दूसरी विशेषता है समतल दर्पण की। चलिए तीसरा देख लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की तीसरी विशेषताएं क्या हैं। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब मतलब वस्तु रखी होती है। बिल्कुल सही बात है। जितनी दूर हम लोग दर्पण के पीछे रहेंगे उतना ही पीछे अंदर वो क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये तीसरी इसकी विशेषता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। क्लियर, ये तीसरा विशेषता है। ठीक है, अब चौथा विशेषता क्या है उसको जान लेते हैं। तो चौथा विशेषता यह है कि प्रतिबिंब पार्श्व मतलब परावर्तित होकर, अर्थात दायां भाग बायां, बायां भाग दायां दिखाई देता है। बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर जो प्रतिबिंब जो होता है वो परावर्तित हो जाता है। ठीक है, दायां भाग वो हमारा उसमें बायां दिखाएगा, हमारा उसमें बायां भाग दायां दिखाई देता है। बिल्कुल जानते हैं, शीशा के सामने खड़ा होंगे तो ये वाला हाथ आपको इधर दिखाई देगा, ये वाला हाथ आपको उधर दिखाई देता है कि नहीं? बिल्कुल देता है। ठीक है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो यह समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए। तो आपको इतना ही चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, ये पेपर में पूछता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा समतल दर्पण। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक समतल दर्पण में? बताइए, कोई दिक्कत होगा 1% तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसके बाद वाले टॉपिक अब हम पढ़ेंगे क्या? गोलीय दर्पण। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से शुरुआत होगी बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर की। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर्स, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे गेंद, ये देखते हैं ना, गेंद जैसे पूरा गोला, उसका परावर्तक जो पृष्ठ होता है पूरा क्या होगा? गोला होगा। तो गोलीय दर्पण, कोई परिभाषा पूछेगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, स्फेरिकल मिरर्स किसे कहते हैं? तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ जो ऊपरी भाग होता है उसका परावर्तक पृष्ठ वो क्या हो? गोलीय हो, तो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए अब गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन? तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण।
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण को हम लोग कनकेव मिरर्स कहते हैं, ठीक है, और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। अब यह गोलीय दर्पण के प्रकार हैं, ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। आइए जानते हैं, ठीक है। जैसे ये गोला है, ये क्या है, गोलीय दर्पण, इसको आधा आधा काट देंगे, ठीक है, इसको आधा काट देंगे तो ये आपका अवतल दर्पण हो जाता है, ये आपका उत्तल दर्पण हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं। तो पहले बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग। पहला पढ़ेंगे हम लोग क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब क्या, कनकेव मिरर, ठीक है। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, आइए जानते हैं, ठीक है। देखिए, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, अंदर की ओर दबा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। देखिए, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है क्या, अंदर की तरफ क्या हुआ है, दबा हुआ है, और उसके बाहरी भाग पर कलई की गई है, ठीक है। तो कोई पूछे आपसे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, पूछता भी है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, सिंपल। और देखिए, अवतल दर्पण का फिगर बना लीजिएगा, परावर्तक इसका पृष्ठ है। अब बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है, कनकेव मिरर। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो। देखिए, इसका जो परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या है, उभरा हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहलाता है। वह, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, और इसको बना लीजिएगा। तो कितना सिंपल परिभाषा है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, बाहर की ओर क्या हो, उभरा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। फिगर देख लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को, इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगली हेडिंग है गोलीय दर्पण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। अब जानेंगे हम लोग गोलीय दर्पण से जुड़ी, जो गोलीय दर्पण अभी हम लोग पढ़े हैं, उन गोलीय दर्पण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं सीखना हम लोगों को। और पहला परिभाषा आ गया ध्रुव। अब ध्रुव किसे कहते हैं, आप लोगों को ध्यान समझना है। तो ध्रुव को कहते हैं इंग्लिश में पोल, ध्रुव को क्या कहते हैं, इंग्लिश में पोल कहते हैं। अब पोल क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो गोलीय दर्पण था, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहते हैं। अब ये ध्रुव कैसा होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से इस फिगर को देखिए, ये आपका गोलीय दर्पण है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये क्या है, आपका गोलीय दर्पण है, ठीक है। तो देखिए, गोलीय दर्पण का आपका ये ध्रुव कहाँ कहला रहा है, ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला मिड पॉइंट, ये क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ मतलब कि जहाँ से वहाँ पे आपका प्रकाश की किरणें वहाँ पे इफेक्ट डालती हैं, ठीक है, उस पे जाती हैं, वो परावर्तक पृष्ठ होता है। तो कह रहा है कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक परावर्तक पृष्ठ है, अब परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, तो इसके बीच का केंद्र यही हुआ, तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव या पोल कहते हैं। परिभाषा में देख सकते हैं आप, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्रुव आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ध्रुव क्लियर हो गया। कोई पूछेगा तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब बात आ जाती है वक्रता केंद्र के बारे में, ठीक है। वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण, जैसा देखें आप लोग फिगर में, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, अब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये फिगर देख रहे हैं, तो ये जो आपको गोलीय दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका एक गोला है, ठीक है, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो इस गोले का जो केंद्र क्या है, सी है, ठीक है, तो यही सी क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। और सिंपल परिभाषा में यही तो लिखा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, वो जिस गोले का भाग होता है उस केंद्र का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो गोलीय दर्पण यह है, इस गोलीय दर्पण किस गोले का भाग है, पूरे गोले का भाग है, और इस पूरे गोले का केंद्र क्या है, सी है, और यही सी क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी परिभाषा से, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, पूछ लेता है डायरेक्ट वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मुख्य अक्ष पर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब मुख्य अक्ष क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो मुख्य अक्ष
गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तो आप लोग जान ही गए। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र मतलब सी, वक्रता केंद्र को सी से या ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं, पोल, ठीक है, इसको सेंटर कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो वहाँ पे आपका मुख्य अक्ष पी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वक्रता केंद्र सी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इससे गुजरने वाली जो आपको रेखा, ये वाली रेखा जो दिखाई दे रही है, यही रेखा आपको क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा मुख्य अक्ष का, ठीक है, परिभाषा भी। चलिए, मुख्य अक्ष क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या तो आप कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र सी से लेके और ध्रुव पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, कैपिटल आर कहलाती है, ये भी कह सकते हैं। या तो आप ये भी परिभाषा दे सकते हैं, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है जिस गोले का भाग होता है उस गोले का त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे, देखिए इस परावर्तक पृष्ठ कौन है? यह परावर्तक पृष्ठ है। यह परावर्तक पृष्ठ किस गोले का भाग है? पूरे गोले का भाग है। और इस पूरा गोले का त्रिज्या क्या है? तो गोले की त्रिज्या यहीं से, तो जो सेंटर से जो यहाँ तक दूरी होती है यही तो त्रिज्या कहलाती है। तो यही त्रिज्या, तो इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, यही त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, यही त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या। या तो आप कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की जो दूरी पूरी टोटल होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको वक्रता त्रिज्या भी क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे एक चीज़ें और पढ़ते हैं। चलिए आगे आपको दिया है दर्पण का द्वारक। अब दर्पण का द्वारक, ठीक है, अपर्चर किसे कहते हैं आइए जानते हैं। दर्पण का जो दर्पण है उसका द्वारक किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो प्रभावी व्यास होता है उस दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। ठीक है, द्वारक मतलब ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यही तो परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ का जो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ तक परावर्तक पृष्ठ रहेगा उसकी ऊपरी छोर को उसकी निचली छोर को अगर मिला देंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक है, दर्पण का द्वारक यहाँ पे क्या है? ए बी है। ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दर्पण का द्वारक क्या है? ए बी है। और उसकी परिभाषाएं क्या कह देंगे आपकी? गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं मुख्य फोकस किसे कहते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इस इंग्लिश को क्या कहते हैं? इंग्लिश में प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब मुख्य फोकस किसे कहते हैं आइए जानते हैं इसकी परिभाषा सहित। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब क्लियर हो गया। चलिए तो परिभाषा देंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष तो आप लोग जान ही गए हैं किसे कहते हैं, तो वही चीज़ आगे मैं परिभाषा बताऊंगा, तो ये चीज़ जानते रहेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। मुख्य अक्ष का भी परिभाषा में बताया था आप लोगों को। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अवतल दर्पण में मिलती हैं या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण में स्टूडेंट निकलती हुई प्रतीत होती हैं और अवतल दर्पण में वो दिखाई देता है, उसे मुख्य फोकस कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है? इस पहले डिफरेंस उतार लीजिए, फिर यहाँ पे फिगर द्वारा मैं समझा देता हूँ। देखिए ये आपको दर्पण है, ये आपको कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष आपका क्या है? ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है बीच वाली लाइन, ये तो मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष। अब कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, अब प्रकाश की किरणें यहाँ पे आ रही हैं। प्रकाश की किरण आने पर परावर्तन के पश्चात, देखिए यहाँ पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो देखिए ये वाला आके टकरा के यहाँ पे आ गया, ये वाला आके टकरा के यहाँ पे आ गया, ये वाला टकरा के यहाँ गया, ये वाला टकरा के यहाँ गया, तो किस बिंदु पर मिल रही है? इस बिंदु पर। और जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस जिसे हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, यही आपका मुख्य फोकस कहलाता है। तो मुख्य फोकस आप परिभाषा पूछ लेता है डायरेक्ट, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष के समांतर
आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये तो अवतल दर्पण में मालूम चल जाता है कि यहाँ मिलती है, लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता। उत्तल दर्पण में यहाँ से इसके अंदर नहीं आ पाती हैं चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये इसका उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है। उभरा हुआ भाग में अंदर थोड़ी कोई जा पाएगा, अंदर थोड़ी दिख पाएगा। जैसे बॉल है ना, तो बॉल को आधा काट देंगे तो जो इसका एक अंदर वाला भाग होता है, ठीक है, तो अंदर तो जाके मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन इसको पलट दूंगा इस तरह तो इस ऊपर जाके टकरा जाएगा, ठीक है, अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो वही उसी को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में बाहर से चीज़ें टकरा जाती हैं, अंदर जा नहीं पाती हैं, तो जाती हुई प्रतीत होती है। मतलब ये संभावना लगाया जाता है कि हाँ अंदर जाके यहाँ मिल सकती हैं, ठीक है। तो देखिए मुख्य अक्ष यहाँ पे क्या है, यह है मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं। प्रकाश किरणें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर देखिए प्रतीत होती हुई कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है वो क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। इसलिए ने यहाँ पे लिखा था मैंने परिभाषा पे कि देख लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो मिलती हुई प्रतीत अवतल दर्पण में हो ही जा रही थी, या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, निकलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। अभी देख पाए हैं आप लोग, देखिए निकलती हुई प्रतीत हो रही है कि नहीं, कि यहाँ पे निकलती हुई प्रतीत हो रही है एफ पर, उसे मुख्य फोकस कहलाता है। मतलब कि यही आपका क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। तो आपको अवतल दर्पण भी मुख्य फोकस समझ में आ गया, उत्तल दर्पण भी मुख्य फोकस आपको समझ में आ गया होगा। तो मुख्य फोकस आपको क्लियर हो गया, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए इसके आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फोकस लेंथ इसे बोलते हैं। फोकस दूरी क्या कहलाता है इसको जान लेते हैं। तो दर्पण के ध्रुव तो आप लोग जानते हैं जिसे पी से डिनोट करते हैं। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस मतलब कैपिटल एफ। तो दर्पण के ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर स्मॉल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मैं थोड़ा पलट के दिखाऊं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो फोकस दूरी क्या हुआ, तो पी, यहाँ पे आपको पी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एफ दिखाई दे रहा है। तो यही दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, मुख्य फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। इसमें बात करें तो ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, अरे मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोई दिक्कत नहीं होगी फोकस दूरी में। तो दर्पण के ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे आपका आ जाएगा कि वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ के बीच संबंध, ठीक है। ये पूछ लेता है, 1 नंबर में पूछ लेता है, आप लोगों को 1 नंबर देता है कि वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ के बीच संबंध बताइए। तो आप क्या बताएंगे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है, ठीक है। इन दोनों के बीच एक ही संबंध होता है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है, मतलब कैपिटल आर जो होता है, वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी, मतलब 2f होता है। तो आर बराबर क्या होता है, 2f। अगर यहाँ से f की वैल्यू निकाले तो यह बराबर r/2। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, वो विकल्पीय में क्वेश्चन पूछता है। तो कोई आपसे पूछे कि वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी f के बीच कोई संबंध बताइए, क्या बताएंगे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी। मतलब कि r बराबर 2f भी लिख देंगे तो आपका सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे की बात कर लेते हैं यह चीज़ कि अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, कि अवतल दर्पण में कैसे कोई प्रतिबिंब बनता है, किन किन कंडीशनों पर प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि वस्तु को कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, उसके प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन सकता है, वो भी कैसा बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी, ये चीज़ें। तो देखिए अवतल दर्पण में टोटल 6 बनता है। अवतल दर्पण में कितना बनता है, 6। अब कौन कौन, तब ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिखिए बिंब की स्थिति। क्या लिखेंगे, पहले खाने में लिखिएगा बिंब की स्थिति, मतलब बिंब को कहाँ कहाँ, मतलब वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। फिर दूसरे में लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति, कि वस्तु मतलब बिंब की स्थिति, मतलब कि वस्तु को अगर यहाँ रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ चीज़। और फिर प्रतिबिंब का साइज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का साइज, कि प्रतिबिंब कैसा बन गया, ठीक है। और चौथा में लिखना है प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। तो यहाँ पहले 4 खाना बना लीजिए, ठीक है। इसमें बिंब की स्थिति, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति, इसमें प्रतिबिंब का साइज, इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। चलिए आइए पहला लिखेंगे अनंत पर। अगर वस्तु को क्या रख दिया जाए, अनंत पर। अगर वस्तु को आप अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति जो बनेगी, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
तब फोकस यह पर मतलब मुख्य फोकस पे बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। और भी कैसा बनेगा, मतलब उसका साइज क्या रहेगा प्रतिबिंब का, तो अत्यधिक छोटा, मतलब ये बिंदु के आकार का बनेगा। अभी मैं अगले वीडियो में इसको बनाकर पूरा दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कि अनंत पर रखने पर कैसे बन रहा है। ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या रहेगी, तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, तो यह पहला कंडीशन हो गया। ठीक है, वस्तु को क्या रखने पर, अनंत पर। फिर दूसरा कंडीशन में कि अब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, तो सी मतलब वक्रता त्रिज्या, अरे वक्रता केंद्र, सॉरी, सी मतलब वक्रता केंद्र। अब वस्तु को क्या रखेंगे, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो एफ तथा सी के बीच, मतलब मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा उसका प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या रहेगी, तो वास्तविक एवं उल्टा रहेगा। इसका भी सेम वही होगा। ठीक है, इसके बाद अगर प्रतिबिंब को मैं सी पे रख दूं, मतलब वक्रता केंद्र पे रख दूं, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, तो समान साइज का, जितना वस्तु बड़ा रहेगा उतना ही ज़्यादा, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या रहेगी, तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, इसके बाद चौथा कंडीशन आता है कि अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, मतलब मुख्य फोकस के बीच रख दें, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रख दें तो प्रतिबिंब बनेगा सी से परे। सी से परे का मतलब क्या, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। परे मतलब होता है अनंत, मतलब कि सी और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहेगी, तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। इसके बाद पांचवा कंडीशन होता है कि अगर वस्तु को एफ पे रख दिया जाए, मतलब मुख्य फोकस पे रख दिया जाए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और अत्यधिक बड़ा बनेगा, मतलब वस्तु से बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहेगी, तो वह वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। इसके बाद लास्ट कंडीशन आता है छठवां कंडीशन, कि वस्तु को अगर पी तथा एफ के बीच रख दिया जाए, मतलब कि पी मतलब ध्रुव तथा एफ मतलब फोकस, मतलब मुख्य फोकस के बीच रख दिया जाए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे। और दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा दर्पण से, मतलब वस्तु से बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, तो यह आभासी तथा सीधा बनता है। तो मात्र अवतल दर्पण में 6 कंडीशन पे वस्तु रखी जाती है और 6 कंडीशन से उसका प्रतिबिंब बनता है। और मैंने उसका साइज भी बता दिया, प्रकृति। अगला वीडियो में मैं क्या करूँगा, आप लोगों को इसको मैं बना कर दिखाऊंगा 6 कंडीशनों को। ठीक है, पहले इतना आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसके बाद चलिए पढ़ते हैं हम लोग। क्या इतना चीज़ नोट हो गया, लेकिन इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्हीं चीज़ों को बनाने के लिए कुछ हमें रूल्स की ज़रूरत होगी। उस रूल्स की परिभाषाएँ आपको याद होनी चाहिए, तभी आप हल कर पाएंगे। तो चलिए अब उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए उन रूल के लिए। हाँ, पहले ये चीज़ लिख लीजिए, एक हेडिंग छूटा है, पहले उसको लिख लीजिए कि किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनता है। देखिए, गोलीय दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो उस बिंदु पर बनेगा जहाँ कम से कम 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। अगर देखिए 2 प्रकाश की किरण अगर इस तरह कट गया, तब समझ लीजिए जहाँ 2 प्रकाश की किरणें काटेंगे वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। या तो काट देगा, तो काटता किस में, अवतल दर्पण में, या तो प्रतीत होगा काटता हुआ प्रतीत उत्तल दर्पण में होता है। तो जहाँ काटता हुआ प्रतीत होगा या काट देगा वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको समझ में जाना चाहिए कि गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनता है जहाँ कम से कम क्या 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को क्या करती हों, काटती हों या काटती हुई प्रतीत होती हों। ठीक है, चलिए अब आती है मेन पॉइंट इस रूल को जानने के लिए कि प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए निम्न में से किन 2 किरणों पर विचार किया जा सकता है। कौन कौन, आप देखिए। तो पहला नियम समझिए, ये नियम एकदम मुझवानी आपको याद होना चाहिए, तभी वो चीज़ें क्लियर होंगी। पहला ये कहता है नियम कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेंगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये चीज़ है, आम भाषा पहले इसको नोट कर लीजिए या फिर मैं बता देता हूँ उसको समझ लीजिए। इसका कहने का मतलब ये चीज़ कहता है, मुख्य अक्ष आपका ये है, इसका कहने का मतलब ये चीज़ है कि मुख्य अक्ष के अगर समानांतर अगर प्रकाश की किरणें आ रही हैं तब परावर्तन के पश्चात वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। देखिए, मुख्य फोकस से होकर जा रहा है, बस ये कहने का मतलब इसका है। अवतल दर्पण में तो चला जाएगा लेकिन उत्तल दर्पण में जाता हुआ प्रतीत होगा, तो ये किरण बना लीजिए। देखिए, इसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित मतलब आने वाली प्रकाश की किरणें। तो देखिए, इस किरण को मैं क्या लिखा हूँ,
कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें, मतलब आपतित प्रकाश की किरणें आ रही हैं, फिर यहाँ पे परावर्तन होकर कहाँ से जा रही हैं, मुख्य फोकस होकर जा रही हैं। देखिए यहाँ परावर्तित किरण आ रही है, ठीक है। तो इसका रूल एक है, पहला रूल क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो देख लीजिए ये तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में देखिए मुख्य अक्ष, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें, देखिए यह मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है प्रकाश किरणें। देखिए परावर्तन के पश्चात अंदर तो जा नहीं पाएगी, ऊपर से ही चली जाएगी, लेकिन अंदर जाती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। कहाँ से, देखिए मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से ही जाएगा। तो कभी भी याद रखिएगा कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो 100% परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से ही होकर जाएंगी, अन्यथा कहीं से नहीं जाएंगी। यह पहला रूल एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर पहला क्लियर होता हुआ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं नीचे भी कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको नोट कर लें। क्लियर। चलिए अब दूसरा रूल क्या कहता है उसको पढ़ लेते हैं। चलिए दूसरा रूल कहता है स्टूडेंट कि अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण कौन है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, ठीक है। अब इसका जस्ट उसी का उल्टा है, बस इतना बड़ा चढ़ा कर लिखा है। उसका मतलब ये रूल कहता है ये चीज़ कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से आती है, मतलब मुख्य फोकस से, अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है तो वह मुख्य अक्ष के कहाँ से जाएंगी, समानांतर जाएंगी। और पहला रूल क्या था कि अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती थी। लेकिन ये रूल ये कह रहा है कि अगर प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से आती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगी। देखिए आपतित प्रकाश किरणें, यहाँ प्रकाश की किरणें आ रही है किसके द्वारा, मुख्य फोकस के द्वारा आ रही है, मतलब मुख्य फोकस के रास्ते यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे टकरा के परावर्तन हो रहा है और कहाँ जा रही है, देखिए तो इस तरह जा रही है। किसके द्वारा जा रही है, तो मुख्य अक्ष के कहाँ, समानांतर जा रही है। तो परावर्तित मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण जा रही है, ठीक है। ये तो अवतल दर्पण में हो गया, लेकिन उत्तल दर्पण में तो जाती हुई प्रतीत होंगी। देख लीजिए यहाँ से, देखिए तो मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। यहाँ से प्रकाश किरण जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मुख्य अक्ष पे, तो यहाँ जाके रुक जाएगा क्योंकि अंदर तो जा नहीं पाएगा, अंदर तो जाते हुए प्रतीत होगा। और यहाँ पे देखिए इसका रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन, और यहाँ इस तरह चला जाएगा, मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपतित प्रकाश किरण और यहाँ जा रही है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, ये उत्तल दर्पण में। तो दोनों रूल समझ में आ गया ना, एक बार दोहरा देता हूँ। पहला रूल ये कहता है कि यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं। और दूसरा ये कह रहा है कि अगर प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से आती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं। बस दोनों रूल क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा रूल स्टूडेंट ये कहता है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र मतलब क्या, सी, ठीक है। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। तो देखिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आम भाषा में आप लोगों को बता दूँ तो कि कहना क्या चाह रहा है। ये कहना ये चीज़ कह रहा है, बहुत सिंपल है। कह रहा है कि उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, इसमें ये चीज़ है कि अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें आ रही है तो वह परावर्तन के पश्चात सीधे उसी माध्यम में, मतलब उसी रास्ते से वापस चले जाएंगे। वक्रता केंद्र से आएंगे और वक्रता केंद्र से ही वापस चले जाएंगे। देखिए प्रकाश की किरणें यहाँ देखिए आती हुई आ रही हैं, यहाँ टकराने के बाद फिर उसी रास्ते से वापस चली गई। ये रूल नंबर तीसरा कहता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ प्रकाश किरणें आ रही हैं, टकराने के बाद देखिए यहाँ जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, फिर देखिए रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसी तरह वापस चली जा रही हैं। तो तीसरा रूल समझ में आ गया ना कि अगर वक्रता केंद्र के द्वारा प्रकाश किरणें आ रही हैं तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से क्या चली जाती है, वापस चली जाती हैं। ये रूल नंबर तीसरा कहता है। ये अवतल दर्पण में है, उत्तल दर्पण में मैंने दर्शा दिया। तो रूल नंबर तीसरा भी एक लास्ट रूल बचा है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए चौथा रूल ये कह रहा है कि दर्पण का ध्रुव मतलब पोल, दर्पण का ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से त्रियक दिशा में आपतित किरण, मतलब त्रियक दिशा में कोई तिरछी रेखा आएगी वो भी ध्रुव पे, तो त्रियक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही क्या हो जाती हैं, परावर्तित होती हैं। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु P पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट बनाने के लिए, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आम भाषा में समझाते हैं क्या कहना क्या चाह रहा है। हो गया। ये कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण कहाँ पे आती है, सीधे ध्रुव पे आती है, तो ध्रुव पे अगर कोई प्रकाश की किरणें आ रही है तो तिरछी आ रही है तो तिरछी ही चली जाएंगी। मतलब कहने का मतलब टोटल ये चीज़ है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरणें जिस कोण से
जिस कोण से अगर ध्रुव पे आ रही है तो ध्रुव पे परावर्तन के पश्चात वो उतने ही कोण से वापस चली जाएगी। तो देखिए इस मान लीजिए कि अगर थीटा कोण से आ रहा है तो थीटे कोण से चला जाएगा, अगर 30 अंश से आ रहा है तो परावर्तन के पास 30 अंश से ही चला भी जाएगा। तो ये चौथा रूल कहता है। तो देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण में देखिए यहाँ पे आपतित किरण आ रही है, यहाँ पे परावर्तित किरण जा रही है। ठीक है, देखिए आपतित किरण यहाँ आ रही है और परावर्तित किरण यहाँ जा रही है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में तो अंदर जा नहीं पाएगा, बाहर से टकरा के चला जाएगा। तो चौथा रूल ये चीज़ कहता है, ठीक है, कि जिस एंगल से ध्रुव पे आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी, बस बात खत्म। चौथा रूल ये कह रहा है और ये चीज़ आप नोट कर लीजिए अपना नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लीजिए, हाँ एक चीज़ देख लीजिए, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे वो चीज़ जो 6 कंडीशन था, 6 कंडीशन का बना के देखेंगे, उसमें एक चीज़ समझ लीजिए कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख यहाँ प्रत्येक चित्र में यमयन दर्पण का द्वारक है। देखिए कभी भी तब चित्र बनाएंगे तो वो यमयन जो दर्पण का द्वारक होता है, जिसे हम लोग AB से डिनोट किए थे, उसको यमयन नाम देंगे। ठीक है, और जो बिंब अगर कोई बिंब ऐसे रखते हैं बिंब, तो बिंब को हम AB से नाम देंगे, मतलब AB रखेंगे उसका नाम कि AB ये क्या एक वस्तु है, और उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसको A-B- से नाम रखेंगे। ठीक है, और मुख्य फोकस को हम लोग तो कैपिटल F से डिनोट करेंगे, वक्रता केंद्र को हम लोग कैपिटल C से डिनोट करेंगे, तथा दर्पण के ध्रुव को हम P से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ कहता है, ये चीज़ प्रतीक याद कर लीजिए कि किसको हम क्या डिनोट करेंगे। ठीक है, तो दर्पण के द्वारा को MN, बिंब को AB, उसका प्रतिबिंब को A-B-, मुख्य फोकस को कैपिटल F से डिनोट करेंगे, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल C से, और दर्पण के ध्रुव को P से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, अब वो दर्शा के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद वो अवतल दर्पण, फिर उसका दर्पण बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।